आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सिविल सर्विसेज इम्तहान में गौरव अग्रवाल मुल्क भर में टॉप, 4 मुस्लिम नौजवान भी टॉप 100 में शामिल हैं। अर्ज फिलिस्तीन का पुरन तस्किया जरूरी, दिल्ली में बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान, ईरान और फिलिस्तीन के नुमाइंदे शरीक। मुसलमान तरक्की के अमल में शामिल हो जाए, वज़ीर आज़म के खिताब पर नज़रतुल उलमा के मुहतमिम मौलाना सईदुर रहमान नदवी की अपील। और सुन्नत तल्क़ का मुनफरिद अंदाज, पिछले 22 वर्षों से लावारिस लाशों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं फैज़ाबाद के शरीफ चाचा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सन 2013 के नताइज का ऐलान हो चुका है। गौरव अग्रवाल ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तहान सन 2013 में पहला मकाम हासिल किया है। दूसरा मकाम मनीष शर्मा, जबकि तीसरा मकाम अक्षय त्रिपाठी ने हासिल किया है। टॉप 100 में कुछ अक़लियती उम्मीदवारों ने भी अपनी जगह बनाई है, जिसमें फैज अहमद मुमताज को 17वां, आबिद हुसैन सादिक को 27वां, मोहम्मद मुशर्रफ अली को 80वां, जबकि सना अख्तर को 90वां मकाम हासिल हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ आईआईटी मद्रास से, और मैं एज अ चिप डिजाइनर इंटेल में 1 साल काम करा। काम करते वक्त मेरे को लगा कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसके तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं डिसाइड करा कि मैं जॉब रिजाइन कर दूंगा, और 2012 एंड में मैं जॉब रिजाइन करा। 1 साल की कड़ी मेहनत, मतलब ऐसा नहीं बोलता हूं कि रोज आप 12 घंटे पढ़ो या 18 घंटे पढ़ो, रोज के 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ सके तो ये आसानी से पॉसिबल है। Very very happy. I have got all India rank 340. I think I should get Indian police services. Although my first preference was foreign services, but nevertheless representing the country anyway is very good. So I am very very happy. 77 रैंक आई है मेरी, और काफी खुशी की बात है। 3 साल के बाद फाइनल रिजल्ट मिला है। पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सबका मतलब बहुत मेहनत रही है, कलेक्टिव एफर्ट रहा है काफी। तक मेरा भी था, बट दुआएं भी होती हैं सबकी। काफी अच्छा लग रहा है। इससे पहले कितनी बार अटेम्प्ट किया? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। दारुल उलूम नज़रतुल उलमा लखनऊ के मुहतमिम मौलाना सईदुर रहमान नदवी ने मुसलमानों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो खदशात छोड़कर तरक्की के अमल में शामिल होने की कोशिश करें। दीगर मुस्लिम लीडरों ने भी मोदी के बयान का खैर मकदम किया है। का भला बगैर मुसलमानों के साथ ये नहीं हो सकता है, ना तरक्की कर सकता। इसी मैदान में भी ये मुल्क बगैर मुसलमानों के साथ लिए हुए और उनके साथ मुखलिसाना तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किए बगैर ये तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमानों को चाहिए कि उनका साथ दें इस मामले में। उनसे कहें कि वादा आपने किया था, आप वादा पूरा करें, लेकिन मुसलमानों को भी तो अमली तौर पर शरीक होना चाहिए। हम उनके जो बयान है उसका खैर मकदम करते हैं, और हम समझते हैं कि जब इंसाफ की कुर्सी पर कोई भी बैठता है तो उसको इंसाफ देना पड़ता है, करना पड़ता है। मोदी जी ने भी इस सिलसिले में जो बयान दिया है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा, ये पिछड़े हुए हैं, इनकी तरक्की के लिए कोशिश की जाएगी। हुकूमत महाराष्ट्र ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अक़लियती फलाह का बजट 362 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करने का ऐलान किया है। ऐन इंतखाबात के वक्त बजट में इजाफे को दानिशवरों ने सियासी हथकंडा करार दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 माह के बाद ज़ाब्ते अखलाक का निफाज हो सकता है। दानिशवरों का मानना है कि हुकूमत को बजट बढ़ाने का फैसला बहुत पहले करना चाहिए था। 382 करोड़ रुपए की जो बात थी पहले कि भाई ये है, और उसमें 135 करोड़ रुपए और हम देकर ऐसे 500 करोड़ करेंगे। मुख्यमंत्री ने, हमारे वजीर आला ने ये कहा है कि हम इसको आगे टप्पे और टप्पे से करेंगे, जबकि इनके पास वक्त ही नहीं है। अब 2 महीने रह गए और आचार संहिता लगने वाली है, और इसके बाद कोई सेशन होने वाला नहीं है। तो ये सरासर मुसलमानों को और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम फिर ये कर रहे हैं, अपनी पार्टी बचाने के लिए, और मुसलमानों को फिर से एक बार बेवकूफ बना करके उनके वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये 300 करोड़ रुपए का फिगर भी बहुत मुख्तसर है, तो उन्होंने उसको बढ़ा के 500 करोड़ के आसपास किया, लेकिन हम इससे भी उतना ही नहीं है, क्योंकि 500 करोड़ रुपया भी जो है वो हमारी जो ड्रॉबैक है, हमारा जो बैकलॉग है,
जो हमारी पसमानदगी का जो उसकी जो सतह है उसको बुलंद करने में जो है किसी तरह भी जो है वो प्रारंभ नहीं होगा। और बजट के बारे में हम जो है बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं है। ये बजट वोट के में जीरा खसखस था, अब इसको जो है तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन इससे मुसलमानों को इतने बड़े महाराष्ट्र और इतनी बड़ी आबादी, उससे मुसलमानों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब तो रह भी गया 2 महीने बाकी है, अब उससे इसके बजट बढ़ाने से भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली में ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक की जानिब से बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ फ़िलिस्तीन को यहूदियों के कब्जे से आज़ाद करने और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए आलमी सतह पर मुसलमानों में बेदारी पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में फ़िलिस्तीन के पुरअमन तस्फ़िये के लिए आलमी बरादरी को मुनसिफाना रोल अदा करने की भी अपील की गई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, ईरान और फ़िलिस्तीन के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस में बामसेफ के सरबराह भी शरीक थे। कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरह से यहूदियों की साजिशों को भी इस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया गया। हमारी लड़ाई, भारत मुक्ति मोर्चा की लड़ाई मजलूमों के समर्थन में और जालिमों के विरोध में है सारी दुनिया में। इसलिए हम फलस्तीन के जो लोग हैं उनके समर्थन में हैं। खासतौर पर मस्जिद अक्सा के संदर्भ में जो बहुत मुकद्दस मुकाम है, जगह है, उस पर जिस तरह का कब्जा किया गया है, वो कब्जा जिन यहूदियों के द्वारा किया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस देश में रहते हैं भारत में, उस देश में भी ब्राह्मणों द्वारा बहुत सारे संस्थाओं, बहुत सारे धार्मिक इदारों पर उनका कब्जा है जो उनका है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो तो ब्राह्मणों का नहीं है, मगर वहां उन्होंने कानून बनाकर उनका कब्जा करवाया और वो कब्जा अभी भी उनका बरकरार है। इसके हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। यहूदियों ने अपने जारहाना अज़ाम से बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जो खुदाई कर रखी है, उससे बैतुल मुक़द्दस को इंतहा खतरा पहुंचने का एक अंदेशा है। लिहाजा ये आज की ये कॉन्फ्रेंस आलमी इस्लाम को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए और बैतुल मुक़द्दस के मसले में मुत्तहिद होकर के जो है कार्रवाई करने के लिए उनको आमादा करना इस कॉन्फ्रेंस का एक अजीम मकसद है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की इमदाद यूपी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी थी, लेकिन इसकी कोताही किसी से पोशीदा नहीं है। यही सबब है कि हुकूमत के दावों के बावजूद आज भी हजारों अफराद खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे में समाजी कारकुन और साहब सरवत अफराद अब इन मजलूमीन की दाद रसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी हुकूमत को देखा नहीं जा रहा है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन में हजारों अफराद ऐसे हैं कि जो कि दहशत की वजह से अपने गांव वापस जाने को तैयार नहीं। गांव में उनके लिए न किसी तरह के हिफाजती इंतजामात हैं, न ही सिर छुपाने को कोई आसरा। सरकारी इमदाद के आस में खाना बदोशी किसी जिंदगी बसर करने वाले ऐसे लोगों को अब समाजी खिदमतकारों से ही मदद की आस रह गई है। समाजी तंजीमों ने इससे पहले भी मुतासरीन की न सिर्फ मदद की बल्कि उन्हें बसाने का भी काम अंजाम दिया। ताहम ऐसे बचे हुए हजारों अफराद की मदद के लिए अब समाजी अफराद न सिर्फ ताउन कर रहे हैं बल्कि अपनी जमीन पर मकानों की तामीर के लिए उन्हें बसाने का नेक इरादा भी रखते हैं। लेकिन मदद और आबादकारी के नाम पर सरकारी इमदाद का दावा करने वाली रियासती हुकूमत को अब इन समाजी खिदमतकारों की कोशिश भी नागवार गुजरने लगी है। मुतासिर अफराद के लिए जलसे की इजाजत देने वाली हुकूमत और जिला इंतजामिया को सही बुनियाद रखे जाने पर भी अब सख्त एतराज होने लगा है। जैसे हमने ऐलान किया था हमने जैसे जमीन दे दी, लेकिन आज ऑर्डनिंग करने वाले थे, मकानों का निर्माण शुरू करके मस्जिद की बुनियाद रखते, लेकिन
बता दिया कि आप किसी भी वो नहीं करेंगे, निर्माण नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल मना कर दिया। जब साहब को कहना था कि अगर आप हमें एफिडेविट देंगे, लिखते कि हम इस तरह जमीन दे रहे हैं तो हम निर्माण करने देंगे, हमने मना कर दिया कि हम आपको एफिडेविट नहीं देते। जो मकान बनाएगा, जो संस्था मकान बनाएगी, कि जो उसमें रहेंगे हम उनके नाम करेंगे, आप कैसा एफिडेविट बनाएंगे। आज मेरा इरादा था कि मस्जिद की संजय बुनियाद और मुकाबले की संजय बुनियाद बशर्ते कि हमारे प्रशासन ने मेरे को आज किया है कि यहाँ कोई संजय बुनियाद नहीं रखी जाएगी। रियासती हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए फसाद मुतासिरीन को पहले राहत कैंपों से उजाड़ने का तरीका इख्तियार किया और अब इसके बाद समाजी अफराद की कोशिशें भी उसे सख्त नागवार गुजर रही हैं। ऐसे में फसाद मुतासिरीन की मदद के सरकारी दावों की हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हरगिज नहीं। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद तहरीक को तो सभी जानते हैं, लेकिन सर सैयद ने जिस तहरीक के जरिए हिंदुस्तानियों में साइंसी मिजाज पैदा करने की कोशिश की थी, वो तहरीक अब पस मंजर में जाती नजर आ रही है। मुमताज अदीब प्रोफेसर असगर अब्बास ने 2014 को सर सैयद के हवाले से एक यादगार बनाने के लिए सर सैयद और साइंटिफिक सोसाइटी पर एक ज़ख़ीम किताब लिखकर खिराज अक़ीदत पेश किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में सन 2014 को उर्दू के 6 बड़े अदीबों की सदी के तौर पर मनाया जा रहा है, जिनमें अली सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र, एहतशाम हुसैन, जानिसार अख्तर और गुलाम रब्बानी ताबा शामिल हैं। लेकिन ये वो साल भी है जिसमें सर सैयद की कायम करदा साइंटिफिक सोसाइटी के कायम को भी 150 साल पूरे हो रहे हैं। सर सैयद ने 1857 की तहरीक आजादी के बाद हिंदुस्तानियों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए जो ख्वाब देखा था, उसकी इब्तिदा उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी के कायम से की थी। प्रोफेसर असगर अब्बास, जिन्हें उर्दू अदब में माहिर सर सैयद के हवाले से जाना जाता है, उन्होंने सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक ज़ख़ीम किताब लिखी है ताकि सर सैयद को खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। 9 जनवरी 1864 को गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। इसका मकसद हिंदुस्तान की माशी खुशहाली था, रोशनगमीरी का फरोग था। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि इसके जरिए साइंसी सोच और साइंसी एप्टीट्यूड हिंदुस्तान के लोगों में पैदा हो। इसीलिए उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अपने साथ इस मिशन में शामिल किया। और आप देखेंगे इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि कितने लोग उनके साथ थे जो इस काम में लगे हुए थे। प्रोफेसर असगर अब्बास को सर सैयद और उनकी तहरीक से खास लगाव है। असगर अब्बास सर सैयद अकादमी के डायरेक्टर भी रहे हैं। सर सैयद की इल्मी तहरीक और सर सैयद के सफर लंदन के हवाले से असगर अब्बास की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इस किताब की खूबी ये है कि इसमें असगर अब्बास ने सर सैयद और उनकी साइंटिफिक सोसाइटी पर मुफस्सल अंदाज में रोशनी डाली। साथ ही उन्होंने सर सैयद के वो तमाम गैर मुस्लिम रफ़क़ा जो साइंटिफिक सोसाइटी में सर सैयद के हम कदम थे, उनकी खिदमत पर भी तफसील से रोशनी डाली है। आप इस किताब में देखिएगा कि सैकड़ों हिंदुओं के नाम है, इसमें सैकड़ों ईसाइयों और सिखों के नाम हैं, पारसियों के नाम हैं जो इस सोसाइटी के मेंबर हैं, और वो सब सर सैयद के साथ कदम ब कदम चल रहे हैं। इस किताब से मालूम होता है, हमें पता चलता है कि सर सैयद अहमद खां सिर्फ किसी एक कौम, एक फिरके के मोहसिन नहीं थे, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के मोहसिन थे। और इस तरह वो पहली बार ये मालूम हुआ कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों, गैर मुसलमानों, दीगर फिरके के लोगों की साइंटिफिक सोसाइटी से जुड़े होने का पता चला, तो अंदाजा हुआ कि सर सैयद अहमद खां का शऊर और उनकी निगाह कितनी बुलंद थी। ये किताब जो साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में, जिसके क़याम को 150 साल हो चुके हैं, तो आज की इस्तिलाह में हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी हम 1 सदी जो है उसे मना रहे हैं। तो उस मौके पर ये बहुत बड़ा कारनामा है। सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी प्रोफेसर असगर अब्बास की 20 साल कोशिशों का नतीजा है। इस किताब से सर सैयद की साइंसी फिक्र के साथ
वो दानिशवराना रवैया भी रोशन होता है जिसकी मौजूदा वक्त में अशद जरूरत है। ईटीवी न्यूज भोपाल। कर्नाटक उर्दू अकादमी की नवमुंतखब चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया चौधरी ने हाल ही में अपने ओहदे का जायजा लिया है। फौजिया चौधरी तदरीसी पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन उर्दू की खिदमत के लिए उन्होंने सरकारी मुलाजिमत को तर्क करते हुए उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन ओहदे पर फाइज होने का फैसला किया। बंगलुरु में ईटीवी के नुमाइंदा रऊफ अहमद हल्लूर ने डॉक्टर फौजिया चौधरी से खास गुफ्तगू की। कर्नाटक उर्दू अकादमी की कमान इस मरतबा एक खातून अदीबा ने संभाल ली है। तदरीसी पेशे को खैराबाद कहकर अकादमी के जरिए उर्दू की खिदमत करने का बेड़ा उठाया है। वो अदीबा, वो मुसन्निफा कोई और नहीं, डॉक्टर फौजिया चौधरी हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक उर्दू अकादमी की नई चेयरमैन डॉक्टर फौजिया चौधरी। चौधरी साहबा, ईटी में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। देर आयद दुरुस्त आयद, हुकूमत ने आपको अकादमी की जिम्मेदारी सौंप दी है। हम जानना चाहेंगे कि आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, रद्द-ए-अमल आज तो पहला दिन है, तो दरअसल ये इब्तिदा है। अब आप इंतहा का इंतजार कीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हम रद्द-ए-अमल के तौर पर क्या करने जा रहे हैं। पेशकदमी होगी अगर मैं कुछ कहूँ, क्योंकि आगे खुद बखुद इस बात का आपको पता चल ही जाएगा। कई नाम सामने आए थे, कंपटीशन भी थी और इंतजार भी करना पड़ा। आखिरकार जो है आपको जो है अपना तदरीसी पेशा छोड़कर आप आई हैं। कोई एक इरादा आपका होगा, कोई एक मंसूबा होगा, वो क्या है? देखिए, सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि जिंदगी के हर काम में मैंने सादगी, मेहनत और ईमानदारी को अपना हथियार बनाया है। और आप समाज में देखिए कि अगर आप खराब काम करना चाहते हैं तो जमाना आपको थाम लेगा, अगर आप कोई अच्छे काम का बेड़ा उठाते हैं तो जमाना आपको रद्द कर देगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, जमाने में मुस्बत काम करने वालों को भी उनका मुकाम मिलता है। तो आज मुझे जो ये ओहदा मिला है, मैं समझती हूँ कि ये मेरी सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। साबिक में हम देखते हैं कि दो चेयरमैन, चाहे वो खलील मामून रहे हों, डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी रहे हों, अकेडमी को काफी फाल रखा था उन्होंने। अब रियासत का उर्दूदान तबका भी आपसे यही उम्मीदें लगा बैठा है। जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा। सिर्फ खलील मामून साहब या फिर हाफिज अमजद हुसैन साहब ही नहीं, उर्दू के इस ओहदे पर बहसियत चेयरमैन तारीख में जितने भी चेयरमैन आए हैं, अपनी अपनी जगह नेक ख्वाहिशात लेकर, उर्दू की बका का एक जज्बा लेकर ही आए हैं। उस जज्बे के बगैर कोई यहाँ तक नहीं आया है। हाँ, ये और बात है कि बास के हालात साजगार रहे, बास के हालात साजगार नहीं रहे, लेकिन मैं वो खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरे लिए काम करने के हालात बहुत ही साजगार है। और मैं जैसे पब्लिक तवक्को कर रही है, मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। आप कह रहे हैं कि हालात साजगार हैं आपके लिए, तो क्या अकेडमी अपने दायरेकार को वसी करेगी? यकीनन। देखिए, जितने चेयरमैनों ने जो जो काम किए हैं उनके मुंतखब और पसंदीदा इक़दामात का तसलसल हम जारी रखेंगे और ये सिलसिला दराज तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा हर दौर की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। तो उन ज़रूरतों के हिसाब से कमेटी के मशवरों से या हमारी जो टीम रहेगी, हमारा जो स्टाफ रहेगा, या फिर लोगों से हम जब ताल्लुक़ पैदा करेंगे तो उनके राब्ते से हमें जो मालूमात हासिल होंगी, तो उनकी ज़रूरियात का जब हमें अंदाज़ा होगा, उसके तय हम उन पसंदीदा प्रोग्राम्स जो पिछले लोग किए हैं उनमें थोड़ा बहुत रद्दबल करते हुए उस तसलसल को जारी रखते हुए अपना काम करेंगे। यकीनन ये काम अपनी नौइयत में पुराने काम से जुड़ा हुआ भी होगा और नया भी होगा इंशाअल्लाह। आपके साथ मजीद 10 अरकान का भी इंतखाब अकेडमी के लिए हुआ है, जो नए अरकान के नाम सामने आए, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी, देखिए, इंतखाब चाहे किसी का क्यों न हो, लेकिन ये एक जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है कि उनको लेकर चले। और जहां तक मैं समझती हूँ कि जो भी
अरकान यहाँ आएंगे वो भी अपने आप में एक जुनून लेकर आएंगे। तो जुनून से जुनून जब मिल जाएगा तो यकीनन काम की धारा आगे बढ़ेगी। और जाहिर है मैं उनमें से अक्सर को नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जब यहाँ आएंगे तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर उर्दू की तरक्की, उर्दू की बहा के लिए बहुत ही काम करेंगे। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मखदूम का एक शेर सुनाना चाहती हूँ जो जबान ज़दे खास आम है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यकीनन इंशाअल्लाह उर्दू एकेडमी कर्नाटक के हर उर्दू दाव को लेकर चलेगी और उसके ख्वाबों का, उसकी सोचों का एहतराम करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया फौजिया चौधरी साहबा ET से बात करने का। नाज़रीन, ये थी कर्नाटक उर्दू एकेडमी की नई चेयरमैन डॉक्टर फौजिया चौधरी साहबा से गुफ्तगू का सिलसिला इस शेर के साथ खत्म करेंगे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज, बेंगलुरु। बढ़ते हैं आगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शरीफ का शुमार भी ऐसे ही कुछ अफराद में किया जाता है। फैजाबाद में इन्हें शरीफ चाचा के नाम से बुलाया जाता है। लावारिस लाशों की आखिरी रस्मात अंजाम देते हुए उन्होंने खिदमत खल्क की एक अनोखी मिसाल कायम की है, जिसकी वजह से उन्हें लावारिसों का वारिस जैसे खिताब से नवाजा गया है। आमतौर पर महकमा पुलिस की लापरवाही के बायस लावारिस लाशें नदियों में फेंक दी जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मोहम्मद शरीफ नामी बुजुर्ग शख्स पिछले 22 वर्षों से लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे हैं, वो भी बिला मुआवजा। इलाके में शरीफ चाचा के नाम से मशहूर इस बुजुर्ग शख्स की एक दर्दनाक कहानी है, जिसने उन्हें इस जानिब सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कुछ साल कबल रोजी रोटी की तलाश में बैरून रियासत रवाना हुए शरीफ चाचा के फर्जंद को नामालूम अपराध ने हलाक कर दिया था और लाश की शिनाख्त न होने की वजह से पुलिस ने उनके फर्जंद की लाश को लावारिस समझकर नदी में फेंकवा दिया। इस वाकये ने शरीफ चाचा को झिझोड़ कर रख दिया और तब से शरीफ चाचा ने हर लावारिस लाश की आखिरी रसूमात अंजाम देने का बीड़ा उठाया। मेरा एक लड़का था, मोहम्मद रईस था, उसकी उम्र थी, डॉक्टरी पास किया था और मैंने बड़ी मेहनत से उसको पढ़ाया था। वो सुल्तानपुर किसी काम से गया था और उसको कुआ टोटा में था, उसे किसी ने मार कर फेंक दिया। वहाँ की पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम कराने के बाद नदी में फेंक दिया। या कहाँ फेंका ये मुझको नहीं मालूम हुआ। 1 महीने बाद शंभू मार्केट में पीरू टेलर का वो सब सिली हुई थी, उसका लेवल लगा था, वो लेके आई। तब मैंने कहा मेरे बच्चे की लाश को फेंक दिया। मैं पागल तरह घूमता रहा। 1 महीने के बाद मैं एक लाश जा रही थी बच्चे की रखी हुई, तो मैंने रक्षा वाले को छोड़कर ऐसा गले लगाया और कसम खा लिया उस दिन से कि हम किसी की लाश को नहीं फेंकने में। हिंदू है, मुसलमान, सब मेरा भाई है। बिना लिहाज मजहब मिल्लत और जात पात शरीफ चाचा लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देते हैं। इस तरह उन्होंने अब तक हिंदू मुस्लिम हजारों लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी है। हर लावारिस लाश की आखिरी रसूमात वो उसके मजहबी रिवाज के मुताबिक अंजाम देते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि शरीफ चाचा ने इस काम के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि 70 साल की उम्र में आज भी साइकिलों की मरम्मत करते हुए इस अजीम काम के लिए वो रुपयों का इंतजाम करते हैं। हजारों लावारिस जो बेचारे दवा का शिकार बन जाते हैं, उनकी दवा इलाज करके उसको भेज देता हूँ उनके वतन। मैं ये काम को जब तक जिंदा रहूंगा नहीं छोड़ूंगा। बेरोज तरीके से इंसानियत की खिदमत करने वाले इस सनबसीदा शख्स की मकामी सतह और कभी कभी जिला इंतजामिया की जानिब से गुलपोशी और शॉल पोशी की सूरत में हौसला अफजाई हो जाती है।
लेकिन जिंदगी के 22 साल एक नेक मकसद के तहत वक्त करने वाले चाचा की गुर्बत और मुफलिसी पर किसी की नजर नहीं गई। काबिल रश्क बात यह भी है कि शरीफ चाचा को इसका रत्ती बराबर भी मलाल नहीं। उनका तो बस यही कहना है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक वो अपना कार्य खैर जारी रखेंगे। ईटीवी न्यूज फैजाबाद। मदरसे बतउलूम जुमापुरा आष्टा मध्य प्रदेश के ज़ेर एहतमाम 13 जून को आष्टा में कुरान और असरी उलूम के उन्वान से एक जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे की सदारत आलिम दीन मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमने इंसान को पैदा किया है, तो जो तालीम का जो मकसद है वो हम जिसमें दस्तार फजीलत होना है, और मैसेज ये जाए कि जो बच्चों ने पढ़ा है तो दुनिया के अंदर भी उनकी कामयाबी और आखिरत के अंदर भी हो। तो जिसमें हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब तशरीफ ला रहे हैं और इसी उन्वान पर खिताब फरमाएंगे। रवा साल आज़मीन हज के सफर हज पर रवाना होने का सिलसिला अगस्त से शुरू होगा। आज़मीन हज की पहली परवाज कोलकाता से रवाना होगी। इस सिलसिले में रियासती हज कमेटी की तरफ से इंतजामात जारी है। आज़मीन के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और पासपोर्ट की तैयारियां में भी ताउन किया जा रहा है। खास बात में बस इतना ही। आदाब।